हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है। आशा और विश्वास है कि आप सभी इस चैनल का सदुपयोग करके काफ़ी सारे ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। ओके, तो आज जो क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें से हम लोगों को यह देखना है कि आखिर एक वर्ष का कंपेयर दूसरे वर्षों के साथ में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के रूप में कैसे किया जाता है। और एक क्लासेस जो निरंतर चलते आ रही है उसमें से यही बताया जा रहा है कि एक मर्चेंट, एक व्यवसायी यह देखना ज़्यादा पसंद करता है कि हमारा पिछले गत वर्ष में जो लाभ हुआ है वह हमारा इस वर्ष उससे के अपेक्षा हमें ज़्यादा लाभ हुआ है। तो एक व्यावसायिक संस्था का जन्म होना यानी उसके दिमाग में, यानी मर्चेंट के दिमाग में यह बात हमेशा याद रहता है कि हमें वह लाभ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके बारे में वह अच्छी तरीके से प्रबंधन करने की कोशिश करता है, अच्छी तरीके से तकनीकी ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता है, अच्छी प्रकार से जितनी ज़रूरत उस संस्था में पूंजी का है उस अनुसार से पूंजी वहाँ विनियोग करता है। क्योंकि पूंजी का वह स्थान है जैसे मानव के शरीर में रक्त का स्थान है। जैसे मानव के शरीर में अगर रक्त सही मात्रा में रहता है तो उसका शरीर स्वस्थ कहलाता है, लेकिन अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो कहता है वह एनीमिया रोग से ग्रसित हो गया है। लेकिन जस्ट लाइक एक बिजनेस में भी अगर कैपिटल का लैकनेस हो जाता है, अभाव हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह बिजनेस में अच्छी तरीके से कार्य संपादित नहीं हो पाता है। तो एक पूंजी का रोल एक बिजनेस में बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ वह है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जिस प्रकार से पहले भी आपको मैंने बताया है कि एक बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा एक व्यापार का आईने की तरह होता है। जैसे एक आदमी अगर आईने के सामने अगर जाता है तो आईना सारा उसका प्रतिबिंब दिखा देता है, वह कभी झूठ नहीं बताता है। जस्ट लाइक बैलेंस शीट में भी यही बात आता है कि बैलेंस शीट में जो भी डाटा वर्णित किया हुआ है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एफिलिएटेड है, तो वह बैलेंस शीट को अगर बाजार में कोई भी आमजन देखता है, आम इंसान देखता है, तो वह भरोसा और विश्वास करके वह अध्ययन करता है कि पिछले वर्ष का जो बैलेंस शीट जो था, आर्थिक चिट्ठा था, इस वर्ष का आर्थिक चिट्ठा में क्या परिवर्तन हुआ है। इसलिए आपका बुक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया हुआ है। लिखा हुआ है एक प्रश्न में कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुलनात्मक स्थिति विवरण विश्लेषण एक ही व्यावसायिक संस्था की, मतलब एक ही प्रकार की व्यावसायिक संस्था की विभिन्न तिथियों के दो या दो से अधिक स्थिति विवरण में समान मदों के समूहों और संगठित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। मतलब जो भी आइटम्स दिखाया गया है या दिखाया जा रहा है उसमें से आइटम्स के में कितना ट्रेंड हुआ, कितना इसमें से इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ और क्या परसेंटेज इसका आया, इसके बारे में चर्चा है। तो हम आज आपके बीच में जो क्वेश्चंस है जहाँ तक कंप्लीट हो चुका था वह हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था। आज मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के रूप में देख रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, जिसमें से आपको बताया गया है कि क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रवीण लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20 प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड इंटरप्रेट द चेंजेस। और डाटा इस प्रकार से एसेट साइड दिया हुआ है और लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। देखते हैं इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट पर कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट के रूप में कि एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च
2019 एंड 2020, ओके, दोनों वर्ष का बन रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मेट इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर्स का होगा, सेकेंड कॉलम आपका 2019 का होगा, थर्ड कॉलम 2020 का, और ये एब्सोल्यूट चेंजेस, और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन पार्टिकुलर्स 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, एब्सोल्यूट चेंजेस, ओके, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज ऑफ चेंजेस। तो यहाँ परसेंटेज लिखाया जाएगा, यहाँ रुपीज़, ये आपका क्वेश्चन नंबर है, आपका यहाँ पर आपका किताब पर है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिया हुआ है क्या। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में देख लीजिए आप, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडलाइंस पर पहला है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड कितना हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स सबसे पहला दिया हुआ है शेयर कैपिटल कितना रकम दिया हुआ है, 10 लाख से 20 लाख। हमारा पूंजी के रूप में शेयर कैपिटल के रूप में था हमारा 10 लाख 2020 में, और यह बढ़ करके हो गया है 20 लाख। तो कितना बढ़ा हमारा, 10 लाख। तो 10 लाख बटा 10 लाख गुना 100, मतलब 100% हमारा यहाँ बढ़ चुका है, ओके। अब बोलता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा, 6 लाख था 2019 में, और किसी प्रकार का रिजर्व और नहीं है, लेकिन इसी रिजर्व में 2019 में 6 लाख का रिजर्व कर पाया, और जबकि 2020 में यह 4 लाख रुपया हो गया, मतलब इसमें कमी आ गई। तो कितना कमी आ गया, तो 2 लाख। तो 2 लाख में क्या करेंगे, 2/6, 0 कैंसिल कर दिए हम है यहाँ पर, 2 तिया 6, मतलब 33.33% की आपकी कमी आई। पिछले वर्ष के तुलना में 2 लाख रुपया का कमी आया। अब क्या बोलता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। दूसरा हेडिंग में है क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग लायबिलिटीज। ये हेडिंग है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटीज उसको कहते हैं जो ऐसे दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना, वह है करेंट लायबिलिटीज। लेकिन ऐसे दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के बाद करना है तो नॉन करेंट लायबिलिटीज की श्रेणी में आ जाता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह है। लेकिन आपकी किताब पर यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और यहाँ पर 10% लोन ब्रैकेट में दिया हुआ है, मतलब इस जो भी उधार लिया गया है कर्ज के तौर पर, उसमें ब्याज दिया जा रहा है 10% के हिसाब से। जो कितना लिया गया था उधार, 10 लाख का, और फिर जब 31/3/2020 आया तो यह 16 लाख हो गया। तो कितना उधार का रकम बढ़ा लिया यह फर्म, 6 लाख बढ़ा लिया। तो इसको प्रतिशत के रूप में देखा जाए कि 1 वर्ष के दरमियान में 6 लाख बटा 10 लाख, 50 कैंसिल कर देते हैं रफ वर्क करने के लिए। तो यहाँ 10 छक 60% आपका यह वृद्धि कर लिया। तो ये फर्म अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वह क्या करता है
कि 10 लाख पहले जो कर्ज उठाया था बाजार से वह 16 लाख कर लेता है और 6 लाख की बढ़ोतरी कर लेता है यह फर्म, मतलब 60% का बढ़ोतरी हुआ। अब देखिए तीसरा, करंट लायबिलिटीज, माने ऐसे दायित्व जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना है। तो करंट लायबिलिटीज हमारा हो गया 4 लाख और कितना हो जाएगा 8 लाख। तो कितने बढ़ोतरी हुआ, तो 4 लाख का बढ़ोतरी हुआ। तो इसका 4 लाख बटा 4 लाख गुना 100, तो 100% ये हो गया, यह 100% हो गया। तो अब देखिए कि इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा कि आपको ये लायबिलिटीज़ का पोर्शन में आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो देखिए सबसे पहले 31/3/2020 में 31/3/2020 में क्या करना है आपको, 10 लाख, 6 लाख और 10 लाख और 24 लाख। तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 0, यहाँ भी 0, 10 6 16 और 10 26, 26 और 4 30। तो आपका यहाँ पर 30 लाख और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 लाख और 4 24 लाख और 16 लाख 40, 40 और 8 48 लाख। तो 48 लाख रुपया हो गया। अब इसमें से कंपेयर करना है आपको, तो कितना लाख वृद्धि हो गया आपका, तो 18 लाख की वृद्धि हो गया। अगर ऊपर से भी जोड़ते हैं, अगर 10 लाख 6 16 लाख और 4 20 लाख, 20 लाख में 2 लाख माइनस हो जाएगा तो 18 लाख बचेगा। अगर 2019 से 2020 को जोड़ते हैं तो 30 लाख था हमारा लायबिलिटीज़ और 48 लाख हमारा दायित्व और बढ़ गया। तो इसमें से हुआ क्या कि 18 लाख का हमारा एक्स्ट्रा आया हुआ है अंतर। तो अब 18 लाख बटा 30 लाख गुना 100, तो 20 पचे 100, 10 दही 100 और 10 तिया 30, 3 6 18, मतलब 60% हमारा जो है वह हमारा लायबिलिटीज़ इंक्रीज किया है, माने बढ़ गया है। तो कोई भी इंसान अगर इस बैलेंस शीट का लायबिलिटी पोर्शन को भी देखता है तो वह अंदाज कर सकता है कि क्या है होना चाहिए। तो इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या कि लायबिलिटीज पोर्शन का तो मामला हो गया। अब एसेट साइड में क्या दिया हुआ है, एसेट्स। अब बी पोर्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, ए पोर्शन हो गया, बी पोर्शन में हमारा दिया हुआ है एसेट्स, क्योंकि एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। क्या क्या आइटम है देखिए, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स क्या है इसमें, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। अस्थाई प्रकृति की संपत्तियां 20 लाख है 2019 में, तो यह 2020 में कितना हो गया, तो 30 लाख हो गया। तो कितना बढ़ा, 10 लाख बढ़ा। तो 10 लाख बढ़ा तो इसको प्रतिशत निकालेंगे, तो 10 लाख बटा 20 लाख गुना 100, तो कितना हो जाएगा 50% की हमारी वृद्धि हुई, जो व्यापार के लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि संपत्तियां को बढ़ाना ही चाहिए और दायित्व को घटाना ही चाहिए। अब दूसरा आइटम में देखते हैं, फिक्स एसेट्स के बाद में आपका करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितना हुआ है हमारा 10 लाख और हो गया 18 लाख। 10 लाख करंट एसेट्स था, 18 लाख हमारा यहाँ पर हो गया। तो कितना अंतर आया, 8 लाख का बढ़ोतरी हुआ। तो 8 लाख बटा 10 लाख गुना 100, तो 8 बटा 10 गुना 100, तो 80% का वृद्धि हुआ, 80% का वृद्धि हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर हो गया 2019 में संपत्तियाँ 30 लाख जो बढ़ करके 48 लाख हो गया। तो कंपेयर करने के बाद आया क्या कि 30 लाख से 48 लाख हो गया, तो 18 लाख का संपत्ति और बढ़ाया गया 1 वर्ष के दरमियान में।
तो 18 लाख बटा 30 लाख गुना 100 यानी कि 60% हमारा यहाँ पर भी आ गया। तो इससे क्लियर क्या हुआ कि ये बैलेंस शीट जो है वह हमारा 60% और 60% बराबर हो गया। 18 लाख और 18 लाख सेम डाटा है, 48 लाख 48 लाख, 30 लाख और 30 लाख। मतलब यहाँ आपका लायबिलिटीज पोर्शन और एसेट साइड ये दोनों मिलना जरूरी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों पक्ष का मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी माना जाता है कि यह ट्रू एंड फेयर है। तो इस सवाल में आप देखिए कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल में भी बढ़ोतरी हुआ है और रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ा सा माइनस हुआ। क्यों? क्योंकि जिस समय रिजर्व कर रहा था वह 6 लाख, जब 2020 में जब मामला आया रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ तो उस स्थिति में क्या हुआ कि किसी कारणवश से वह 4 लाख ही रिजर्व कर पाया, तो 2 लाख का रिजर्व यहाँ सॉर्टेड किया हुआ है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो पैसा उठाया 10 लाख 2019 में था, 16 लाख कर लिया, तो 6 लाख रुपया का हमारा एब्सोल्यूट चेंजेज हुआ जो इंक्रीज कर गया, यानी 60% का ये बाजार से भी उठाया है। और करंट लायबिलिटी जो दायित्व जो हमें है वह हमें 1 वर्ष के अंदर ही भुगतान करना है, उसमें 100% का दायित्व हमारा बढ़ा है 1 वर्ष के दरमियान में। तो इसको कंपेयर जब करते हैं बैलेंस शीट के रूप में 1 वर्ष का दूसरे वर्ष के साथ, यानी 2019 का 2020 के साथ, तो 30 लाख से 48 लाख हो गया, मतलब 18 लाख रुपया का हमारा बढ़ा, यानी कि 60%। अब यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स में भी हमारा 20 लाख से 30 लाख हो गया, मतलब 10 लाख की बढ़ोतरी हुई, मतलब 50%। और करंट एसेट्स में भी हमारा वृद्धि हुआ 8 लाख 80%। लेकिन जब कंपेयर करते हैं कि टोटल हमारा एसेट्स हुआ 30 लाख जबकि 2020 में 48 लाख हो गया, तो 18 लाख का चेंज किया है, तो यहाँ 60%। मतलब दिस फिगर एंड दिस फिगर बोथ आर सिमिलर। तो इस प्रकार से ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का गहनता के साथ में अध्ययन किया जा सकता है और इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ करके कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या देख सकता है कि उस व्यापार का पोजीशन कैसा चल रहा है और आने वाले तिथि में वह व्यापार कितना आगे जा सकता है। अगर उसकी प्रबंधन क्षमता अच्छी रहती है तो निश्चित है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ है, 10 नंबर उसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको बनाना पड़ेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट as on 2018 to 19 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 31 मार्च लिख दीजिए, 31 मार्च 2019 एंड 2020। तो अब कैसे निकालते हैं इसको, देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको फॉर्मेट निकालते हैं, सेव टाइप का फॉर्मेट। ये फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर्स 2019 का, अमाउंट्स 2020 का, और यहाँ पर लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स 31/3/2019, 31/3/2020, एब्सोल्यूट चेंजेज इंक्रीज और डिक्रीज ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज ऑफ चेंजेज प्रतिशत से सैम्पल करते हैं, रुपीज़। यहाँ डेबिट और क्रेडिट का कोई मामला नहीं है। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं, बैलेंस शीट का इस साइड होता है लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। अब क्या आता है बात, सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में पहला दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ 25 लाख से 30 लाख, 25 लाख से 30 लाख, बढ़ गया आपका 5 लाख,
तो 5 लाख बटा 25 लाख, यानी कि 20% का आपका वृद्धि हुआ यहाँ पर, 20% का। ठीक है, अब क्या होता है बात कि रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर भी दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना हुआ? रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख से 3 लाख, 6 लाख से 3 लाख रिजर्व किया, यानी इसमें से 3 लाख का माइनस हुआ, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3 लाख बटा 6 लाख मतलब 50% का हमें रिजर्व एंड सरप्लस कमी हुआ। अब दूसरा आइटम में नॉन करेंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है, इसको हेडिंग में लिख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी इसमें दिया हुआ है, उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐसे दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के पश्चात करना है। 6 लाख से 9 लाख, 6 लाख से 9 लाख हो गया, यानी कि ये दायित्व जो उठाया 3 लाख रुपया ज़्यादा उठाया, तो अब इसका मतलब है 50% जो है सो हमारा यहाँ पर भी वृद्धि हुआ। अब तीसरा आइटम में दिया हुआ है कि करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ उस लायबिलिटीज़ को कहा जाता है जिसका भुगतान हमें विद इन ए ईयर करना है, 1 वर्ष के अंदर करना है। तो यहाँ दिया हुआ है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल कितना ट्रेड पेएबल है? 3 लाख से 4 लाख, 3 लाख से 4 लाख है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 लाख। तो 1 लाख बटा 3 लाख गुना 100 तो 33, 1 बटा 3 गुना 100 33.33। तो इस चीज़ को अब बैलेंस शीट को जोड़ा जा रहा है। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 25 छो 31 छो 37 और 3 40 लाख। ओके, 30 3 33, 33 और 9 42 और 4 46 लाख। अब इसको कंपेयर कीजिए, 40 लाख से 46 लाख है तो 6 लाख रुपया बढ़ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या हुआ? 6 लाख बटा 40 लाख गुना 100, तो 6 बटा 40 गुना 100 तो 20 पचे 100, 20 दूनी 40, 2 तिया 6, 15% का आपका यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एसेट्स पोर्शन में आप कि दूसरा आइटम दिया हुआ है एसेट्स जिसमें से बोला हुआ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितना है आपका? फिक्स एसेट्स के रूप में दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स आपका दिया हुआ है पहला आइटम पर कि 20 लाख से 25 लाख। कुछ हमारा टेंजिबल एसेट्स है 20 लाख से 25 लाख। मूर्त संपत्ति तो कितना बढ़ा? 5 लाख बढ़ा, तो 5 लाख बटा 20 लाख गुना 100 मतलब 25% का हमारी बढ़ोतरी हुई। अब क्या बोलता है दूसरा? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब हुआ अमूर्त संपत्ति, जैसे गुडविल, तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। तो कितना है इस प्रकार का संपत्तियां? 8 लाख है हमारा 2019 में, 10 लाख हमारा हो गया 2020 में, बढ़िया बात है। तो 2 लाख रुपया हमारा बढ़ा हुआ है यहाँ पर, तो 2 लाख बटा 8 लाख गुना 100 मतलब 25% ये भी हो जाएगा आपका। अब क्या बोलता है कि करंट एसेट्स कितना है? करंट एसेट्स कितना है? तो करंट एसेट्स आपका हो जाएगा यहाँ पर, करंट एसेट्स ऐसे लिख करके हम लोग दिखाएंगे इन्वेंट्रीज कितना हो जाएगा? 8 लाख से 6 लाख, 8 लाख से 6 लाख। तो कितना बढ़ा या घटा? तो यहाँ पर इस स्थिति में घट गया है। कितना घट गया? 2 लाख घट गया। तो किस रूप में दिखाएंगे? ब्रैकेट में। तो 2 लाख बटा 8 लाख गुना 100 तो मतलब 25% ये भी हो गया। अब दिखाएंगे हम लोग कैश एंड, दूसरा बोला हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
जो आपका किताब पर लिखा हुआ वही चीज़ हमने लिख दिया। 4 लाख से 5 लाख तो कितना बढ़ा हमारा, 1 लाख बढ़ गया। तो 1 लाख बटा 4 लाख गुना 100 मतलब 25%, ये भी हो गया। तो अब देखिए क्या करना है, करंट एसेट साइड में आपको सारा जोड़ देना है आपको एसेट्स पोर्शन में। तो 20 8 28 लाख, 28 8 36, 36 और 4 40 लाख रुपया। देखिए लायबिलिटीज़ भी हमारा 2019 में 40 लाख था, आज भी हमारा 40 लाख है। यहाँ 46 लाख है, यहाँ पर भी आना चाहिए वही रकम। 25 और 10 35, 35 और 6 41 और 5 46, मतलब ये भी 46 लाख आ गया। अब कंपेयर कीजिए, 40 लाख से 46 लाख हो गया, मतलब बढ़ गया। तो 6 लाख रुपया का हमारा बढ़ोतरी हुआ। और ऐसे भी कीजिएगा, 5 और 2 7 और 1 8 और -2 लाख 6 लाख हो जाएगा। तो 6 लाख बटा 40 लाख गुना 100, तो 6 बटा 40 गुना 100 मतलब कितना हुआ, 15%। तो ये 15% आ गया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को और समझने को मिला कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो 2 साल का बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट का आपका सूक्ष्मतम रूप से अध्ययन करने का चीज़ है और सबसे गहनता वाली चीज़ है कि जो भी डाटा होता है वह बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आपको इसको परसेंटेज के रूप में दिखाने के बाद में किसी भी इंसान को या देख सकता है, अध्ययन कर सकता है और उसको सरलता महसूस होता है, माने आसान लगता है और देखने के बाद अंदाज कर लेता है कि यह अभी हम लोग देखें कि 20% आपका शेयर कैपिटल में आपका बढ़ोतरी हुई है, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका 50% का इंक्रीज हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी 50% का वृद्धि हुआ और 33% ट्रेड पेबल में हुआ। लायबिलिटीज पोर्शन में भी आपका बढ़ोतरी हुआ एक एक आइटम पर, लेकिन जब संयुक्त रूप से देखा जाता है तो देखा क्या 15% की आपकी बढ़ोतरी हुई है। अब जब एसेट साइड में देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स के रूप में आपका 25% का बढ़ोतरी हुआ, टेंजेबल में 25% का बढ़ोतरी हुआ, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में भी 25% का और कैश में भी 25% का, लेकिन थ्रू आउट देखा जाता है आपका टोटल का एग्रीगेट करके तो 15% के इसमें भी बढ़ोतरी हुआ। मैंने इस कंपनी का, इस फर्म का पोजीशन जिसको देखने के बाद में ऐसा एहसास होता है कि यह फर्म का पोजीशन अच्छा है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको बनाने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। और इसके बाद आपका जो स्टार्ट हो जा रहा है मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चंस है, तो सब रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अगर प्रयास करते हैं और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको हर सवाल आसानी पूर्वक से आप बना सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बताता हूं आपको कि आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास करने के बाद ही आप इस पर श्योरिटी हो पाएंगे, माने निश्चिंत हो पाएंगे। तो बस आज का क्लास ही इतना ही। ओके, थैंक यू।